दो अलग अलग राज्य थे, एक मनुष्यों का और दूसरा जादुई प्राणियों का। जहाँ परियां रहती थीं उसे जादू नगरी कहा जाता था और जहाँ मनुष्य रहते थे उसे मानवीय नगरी। जादू नगरी में एक शक्तिशाली और सुंदर परी रहती थी जिसका नाम सोनपरी था। उसके विशाल काले पंख, सींग और सुनहरी शक्ति उसे बाकी सभी परियों से अलग बनाती थी। वह दयालु थी लेकिन शक्तिशाली भी। अपने जादुई नगर में सोनपरी के कई अच्छे दोस्त थे जिनके साथ वह खेलती थी और खुश रहती थी। जब सोनपरी लगभग 16 साल की हो चुकी थी, जो परियों के लिए किशोरावस्था थी, मानवीय नगरी से रणवीर नाम का एक लड़का जादू नगरी में आ जाता है। वह उस नगरी की अद्भुत सुंदरता देखकर आश्चर्यचकित रह जाता है। उस नगरी से एक सुंदर सी मोती चुराते हुए सोनपरी उसे देख लेती है। रणवीर सोनपरी के बड़े पंख और नुकीले दांतों को देखकर घबराकर छिप जाता है। सोनपरी उससे पूछती है, तुम कौन हो और तुमने चोरी क्यों की? क्या तुम्हें पता नहीं चोरी करना पाप है? रणवीर डरा हुआ झाड़ी के पीछे से सोनपरी की बातें सुन रहा था। सोनपरी मधुर स्वर में कहती है, डरो मत, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगी। परियां किसी को चोट नहीं पहुंचाती हैं। इतना सुनकर लड़का बाहर आता है और परी को मोती वापस कर देता है। सोनपरी मुस्कुराकर कहती है, मोती तुम रख लो, यहाँ बहुत सारी मोती हैं। वह फिर पूछती है, तुम्हारा नाम क्या है? तुम अभी तो बच्चे हो। लड़का कहता है, मेरा नाम रणवीर है, मैं मानवीय नगर में रहता हूँ। सोनपरी कहती है, तो तुम इंसान के बच्चे हो? लड़का शरारत से कहता है, हाँ, तुम तो मुझसे भी छोटी बच्ची हो, मुझे देखकर इतना भी नहीं समझ पाई। रणवीर और सोनपरी की गहरी दोस्ती हो जाती है। वे अक्सर मिलते, हंसते और एक दूसरे के साथ समय बिताते। समय के साथ दोनों जवान हो जाते हैं। सोनपरी अब जवान हो चुकी थी जबकि रणवीर 25 का। उनकी दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है, लेकिन इंसानों का लालच कभी नहीं रुकता। एक दिन रणवीर सोनपरी को बताता है कि वह मानवीय नगर का राजा बनना चाहता है। वही उसका सबसे बड़ा सपना है और वह उसी महल में रहना चाहता है। रणवीर अपने नगर जाने से पहले सोनपरी से हाथ मिलाता है। सोनपरी के हाथ में झटका सा लगता है और वह दर्द से पीछे हट जाती है। रणवीर पूछता है, क्या हुआ? सोनपरी कहती है, परियों को लोहा छूने से दर्द होने लगता है और तुमने लोहे की अंगूठी पहन रखी है। रणवीर तुरंत अंगूठी निकालकर दूर फेंक देता है और नगर जाते हुए दोबारा आने का वादा करता है। सोनपरी उसके अंगूठी फेंकने के कारण और करीब हो जाती है और उसी के बारे में दिन रात सोचने लगती है। वे अक्सर मिलते रहते हैं और उनकी दोस्ती और गहरे प्यार में बदल जाती है। सोनपरी के 16वें 100वें जन्मदिन, जो परियों के लिए 16 साल जैसा होता है, पर रणवीर सोनपरी को अंगूठी पहनाकर सगाई कर लेता है। रणवीर सगाई करके नगर चला जाता है और काफी समय तक वापस नहीं आता है। इस दौरान सोनपरी की शक्तियां और ज्यादा बढ़ जाती हैं। एक दिन सोनपरी देखती है कि जादू नगरी की ओर कुछ मानव सेना के साथ आ रहे हैं। वह उनसे अपने नगर की रक्षा के लिए युद्ध करती है। सोनपरी राजा के पास जाती है, पर राजा उसे अपनी लोहे के हथियार से जख्मी कर देता है। सोनपरी अपनी शक्तियों से एक कवच बना लेती है और सारी सेना वापस नगर पहुंच जाती है। महल का राजा अचानक बीमार हो जाता है और कहता है कि जो मेरा बदला लेकर उस परी को मार देगा वही भविष्य में राजा बनेगा और राजकुमारी का उसी से विवाह होगा। यह बात महल में नौकरी करने वाला रणवीर सुन लेता है। दूसरे दिन रणवीर सोनपरी से मिलने जाता है। दोनों मिलकर बीते पल की बातें करते हैं। रणवीर उसे पानी देता है। सोनपरी पानी पीकर बेहोश हो जाती है। राजा बनने की लालसा में रणवीर सोनपरी से धोखा करता है। उसकी दोस्ती और विश्वास का फायदा उठाकर वह उसके जादुई पंख काट लेता है ताकि वह राजा को खुश करके सिंहासन पा सके। जब सोनपरी को होश आता है तो वह दर्द से चिल्लाती है। एक परी के लिए उसके पंख बहुत खास होते हैं। अब वह उड़ नहीं सकती थी। रणवीर राजा को पंख दिखाकर कहता है कि उसने परी को मार दिया। राजा यह सुनकर खुश हो जाता है। इस विश्वासघात से सोनपरी का दिल टूट गया और वह क्रोध से भर उठी। उसने जादू नगरी की रक्षक बनकर अपने राज्य को इंसानों से अलग कर लिया, लेकिन उसकी नाराजगी वहीं नहीं रुकी। सोनपरी अपने पंखों के लिए तड़प रही थी कि उसने देखा कि एक इंसान ने एक कौवे को जाल में पकड़ रखा था। सोनपरी ने अपनी शक्ति से उस कौवे को जाल से मुक्त कर दिया और उसे एक विशाल मानव का रूप दे दिया। यह देखकर इंसान उससे डरकर भाग गया। वह कौवा सोनपरी के जान बचाने के कारण उसका सेवक बन जाता है। सोनपरी ने उस कौवे को राजा रणवीर के महल भेजा ताकि वह देख सके कि उसने उसके साथ विश्वासघात क्यों किया। वह कौवा मानवीय नगर जाकर देखता है कि रणवीर राजा की बेटी से विवाह करके राजा बन गया है। वापस आकर सारी घटना सोनपरी को बताता है। इस घटना के बाद सोनपरी एक खतरनाक रानी बनकर जादू नगर पर राज करने लगती है। वक्त गुजरता है। एक दिन वह कौवा आकर सोनपरी को बताता है कि रणवीर को बेटी पैदा हुई है। यह सुनकर सोनपरी मानवीय नगर जाती है। राजा रणवीर की बेटी अप्सरा का जन्म हुआ। सारा राज्य खुश था।
कुछ परियां अप्सरा को सुंदर होने और हमेशा खुश रहने का आशीर्वाद देती हैं, लेकिन तभी सोनपरी वहां आ जाती है और बदला लेने के लिए बच्ची को श्राप देती है कि जब यह लड़की 16 वर्ष की होगी तब वह एक सुई चुभने से गहरी नींद में चली जाएगी, जिससे वह कभी जाग नहीं सकेगी जब तक कि उसे सच्चे प्रेम का चुंबन न मिले। अप्सरा की मासूमियत व मुस्कान देखकर सोनपरी को दया आ जाती है, तो वह यह कहकर चली जाती है। रणवीर बहुत सारे सैनिकों को सोनपरी को मारने के लिए भेजता है, पर सोनपरी एक जादुई दीवार बना देती है। सारे सैनिक उसमें झलकर मर जाते हैं। राजा रणवीर डर जाता है और उसने अप्सरा को 3 परियों की देखरेख में एक जंगल में छुपा देता है और 16वें जन्मदिन तक वहीं रखने को कहता है। उन तीनों परियों को इंसान के बच्चों के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है। अप्सरा रो रही होती है तो सोनपरी उसके रोने की आवाज से चिढ़ने लगती है। सोनपरी कौवे को दूध की बोतल देकर कहती है, बच्ची को पिलाकर आओ। दूध पीते ही वह चुप हो जाती है और मुस्कुराने लगती है। सोनपरी को कौवा एक दिन अप्सरा के पास लेकर जाता है, पर अप्सरा सोनपरी को पसंद नहीं आती है और वह उसे देखकर गुस्सा करती है, पर नन्ही अप्सरा उसे देखकर मुस्कुराने लगती है। सोनपरी दूर से उसे देखती थी और उसका ध्यान रखती थी। धीरे धीरे उसके मासूम स्वभाव और खुशी से पिघलती गई। अप्सरा धीरे धीरे बड़ी होने लगी। एक दिन जब अप्सरा 8 साल की थी, वह जंगल में खेल रही थी। अचानक एक विषैला सांप उसकी ओर बढ़ता है। सोनपरी अपनी अदृश्य शक्तियों से तुरंत उस सांप को एक पत्थर में बदल देती है, जिससे अप्सरा बच जाती है। अप्सरा को पता भी नहीं चलता कि क्या हुआ था। कुछ साल बाद जब अप्सरा 12 साल की थी, वह जंगल में भटकते हुए एक गहरी खाई के पास पहुंच जाती है। उसका पैर फिसलने ही वाला होता है कि सोनपरी अपने जादुई धागों से उसे पकड़कर ऊपर खींच लेती है। अप्सरा को लगता है कि किसी पेड़ की जड़ ने उसे बचाया, लेकिन वास्तव में यह सोनपरी की शक्ति थी। एक और बार जब अप्सरा 14 साल की थी, वह जंगल में आग लगने से फंस जाती है। सोनपरी तुरंत अपने ठंडी हवा के जादू से आग को बुझा देती है और अप्सरा को सुरक्षित बाहर निकाल लेती है। अप्सरा को लगता है कि बारिश से आग बुझ गई, लेकिन यह सोनपरी का ही कमाल था। धीरे धीरे सोनपरी अप्सरा को अपनी बेटी की तरह चाहने लगी। एक दिन वह नगर की दीवार के पास खड़ी होती है, तभी राजा के कुछ सैनिक दीवार पर हमला कर देते हैं। सोनपरी अप्सरा को बेहोश कर देती है और सुरक्षा के साथ अपने महल ले जाती है और सैनिकों को मार देती है। अप्सरा को जब होश आता है तो वह सोनपरी को देखकर हैरान हो जाती है और गले लगाकर शुक्रिया अदा करती है और कहती है, मैं आपसे मिलने आती रहूंगी। सोनपरी कहती है, नहीं, तुम यहाँ नहीं आ सकती हो। अप्सरा मासूमियत से कहती है, क्यों? आप मेरी माँ जैसी हैं, मुझे आपसे मिलकर अच्छा लगता है। जंगल की माँ। अप्सरा अक्सर सोनपरी के पास आती है और परियों के साथ खेलती रहती है। सोनपरी उसे धीरे धीरे पसंद करने लगी, यहाँ तक कि उसे एक बेटी की तरह चाहने लगी। जैसे जैसे अप्सरा बड़ी होती गई, सोनपरी का हृदय उसके लिए पूरी तरह से बदल गया था। अब वो उसे अपनी बेटी से भी बढ़कर मानने लगी थी। अप्सरा के लिए उसका प्यार इतना गहरा था कि सोनपरी को अपने दिए हुए श्राप का पछतावा होने लगा। वह दिन रात इस बात पर विचार करती कि कैसे अप्सरा को उस भयानक नियति से बचाया जाए। सोनपरी ने अपनी सभी जादुई शक्तियों का उपयोग करके श्राप को वापस लेने की बहुत कोशिश की, लेकिन एक बार दिया गया श्राप, खासकर इतना शक्तिशाली, आसानी से वापस नहीं लिया जा सकता था। श्राप की शक्ति अटूट थी। एक दिन जब अप्सरा अपनी सहेलियों, उन 3 परियों के साथ जंगल में खेल रही थी, तो उसने अनायास ही उनकी बातचीत सुन ली। वे दबी आवाज में उसके 16वें जन्मदिन और उस भयानक श्राप के बारे में बात कर रही थीं। उन्होंने बताया कि कैसे सोनपरी, उसकी जंगल की मां, ने ही उसे यह श्राप दिया था और कैसे वह एक सुई के चुभने से गहरी नींद में चली जाएगी, जिससे कभी नहीं जागेगी जब तक उसे सच्चे प्रेम का चुंबन न मिले। अप्सरा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे विश्वास नहीं हुआ कि जिस सोनपरी को वह इतना प्यार करती थी, जिसे अपनी मां मानती थी, वही उसके जीवन की सबसे बड़ी मुसीबत का कारण थी। उसका दिल टूट गया और आंखों में आंसू भर आए। वह खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही थी। सारी खुशियां, सारे प्यारे पल उसे झूठे लगने लगे। गहरे दुख और धोखे की भावना से भरी हुई अप्सरा ने तुरंत परियों से पीछा छुड़ाया। वह अब सोनपरी के पास नहीं जाना चाहती थी। उसके मन में अपने असली माता पिता से मिलने की तीव्र इच्छा जागी। शायद वे उसे इस श्राप से बचा सकते थे। उसने मानवीय नगरी की ओर दौड़ लगा दी, जहां उसके पिता राजा रणवीर का महल था। सुरक्षा घेरों को पार करते हुए और सैनिकों की नजरों से बचते हुए अप्सरा अपने पिता के शाही कक्ष में जा पहुंची। राजा रणवीर अपनी बेटी को अचानक और इस हालत में देखकर चकित रह गए। अप्सरा ने रोते हुए उसे सारी बात बताई, सोनपरी का दिया हुआ श्राप, उसकी आगामी नियति और कैसे वह हमेशा इस भयानक भविष्य के साए में जी रही थी। राजा रणवीर का चेहरा क्रोध और भय से भर गया। वह जानता था कि यह उसी के पिछले कर्मों का फल था। राजा ने तुरंत अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम करने का आदेश दिया। महल के चारों ओर पहरा बढ़ा दिया गया
और हर नुकीली चीज को अप्सरा से दूर रखने का निर्देश दिया गया। लेकिन क्या यह सुरक्षा उपाय उसके भाग्य को बदल सकते थे या श्राप का वार होकर ही रहेगा? आखिरकार वह दिन आ ही गया, अप्सरा का 16वां जन्मदिन। महल में एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया था, लेकिन हवा में डर की एक अजीब सी परत बिछी हुई थी। अप्सरा अपनी मां रानी के साथ बैठी हुई थी, हर पल सावधानी बरत रही थी। तभी समारोह के बीच एक अनदेखी प्राचीन चरखा महल के एक गुप्त रास्ते से अचानक प्रकट हुआ। यह चरखा कोई साधारण चरखा नहीं था, यह स्वयं उस श्राप का एक साधन था जो सोनपरी की सबसे पुरानी और शक्तिशाली परियों से सीखी गई विद्या से बांधा था। कोई नहीं जानता था कि यह कहां से आया, पर इसकी उपस्थिति ही श्राप की अंतिम घड़ी का संकेत थी। अप्सरा ने उत्सुकतावश उस चरखे को देखा, हालांकि उसे हर नुकीली चीज से दूर रहने की हिदायत दी गई थी। जैसे ही उसका हाथ चरखे की ओर बढ़ा, उसकी उंगली अनायास ही एक नुकीले सिरे से छू गई। ठीक उसी पल एक तीव्र चमक हुई और अप्सरा अपने सिंहासन पर ही गहरी नींद में सो गई। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसके शरीर में कोई हरकत नहीं थी। महल में सन्नाटा छा गया। राजा रणवीर चिल्ला पड़े, नहीं, मैडी की बेटी। कई दिनों तक अप्सरा उसी गहरी नींद में सोई रही। राजा और रानी ने कई वैद्यों और जादूगरों को बुलाया, लेकिन कोई भी उसे जगा नहीं सका। राज्य शोक में डूब गया। सोनपरी अपने जादुई नगर में यह सब देख रही थी और उसका दिल दुख से फट रहा था। वह जानती थी कि उसके श्राप की शर्त सच्चे प्रेम का चुंबन थी, लेकिन उसे यह भी एहसास हुआ कि अप्सरा के प्रति उसका अपना प्रेम, जो किसी भी बंधन से परे था, शायद इस श्राप को तोड़ सकता है। उसने अपने सभी पुराने क्रोध और रणवीर के प्रति सारी कटुता को भुला दिया। उसकी आंखों में केवल अप्सरा के लिए अथाह स्नेह था। सोनपरी ने एक गहरा सांस लिया और अदृश्य होकर मानवीय नगर के महल में प्रवेश किया। वह अप्सरा के बिस्तर के पास गई। अप्सरा का मासूम चेहरा देखकर सोनपरी की आंखों में आंसू आ गए। वह धीरे से झुकी, उसके होठों ने अप्सरा के माथे को छुआ और उसने एक पवित्र और निस्वार्थ चुंबन दिया। यह चुंबन न केवल एक परी का था, बल्कि एक मां के समान प्रेम का, पश्चाताप का और बिना किसी शर्त के दिए गए स्नेह का प्रतीक था। और चमत्कार हो गया। जैसे ही सोनपरी के होठों ने अप्सरा को छुआ, एक सुनहरी चमक हुई और अप्सरा ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। वह चौंक गई, लेकिन फिर उसने सोनपरी को देखा, जिसकी आंखों में आंसू और होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। अप्सरा ने सोनपरी को पहचान लिया, उसकी जंगल की मां को। महल में खुशी की लहर दौड़ गई। राजा रणवीर और रानी, जो पास ही खड़े थे, यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए। सोनपरी ने राजा की ओर देखा, उसकी आंखों में अब कोई घृणा नहीं थी। इस तरह सोनपरी के दिए श्राप से अप्सरा की जान उसी के निस्वार्थ प्रेम और बलिदान के चुंबन से बची। यह साबित हुआ कि सच्चा प्रेम किसी भी श्राप को तोड़ सकता है, और सबसे बड़ी शक्ति नफरत में नहीं, कि क्षमा और स्नेह में होती है। राजा रणवीर, जो अपनी बेटी को पाकर बेहद खुश थे, अंदर ही अंदर सोनपरी के बढ़ते प्रभाव से चिंतित थे। उन्हें अब भी सोनपरी पर पूरी तरह भरोसा नहीं था, और वह उसके जादुई नगर के साथ अपने पुराने युद्ध को भूले नहीं थे। एक दिन वे 3 परियां, जिन्हें अप्सरा की देखभाल के लिए जंगल में नियुक्त किया गया था, राजा के पास पहुंची। उन्होंने राजा से बताया कि अप्सरा अब सोनपरी से अथाह प्रेम करती है, उसे अपनी जंगल की मां कहती है और अक्सर चोरी छिपे उससे मिलने जादू नगरी जाती है। परियों ने राजा को आगाह किया कि सोनपरी की शक्तियां अभी भी बहुत विशाल हैं और अप्सरा का उसके प्रति लगाव भविष्य में राज्य के लिए खतरा बन सकता है। यह सुनकर राजा रणवीर का पुराना डर फिर से जाग उठा। उन्हें लगा कि सोनपरी उनकी बेटी के प्यार का इस्तेमाल करके उनके राज्य को नुकसान पहुंचा सकती है, या शायद अपनी बेटी के नुकसान का बदला ले सकती है। अपने राज्य और अपनी बेटी की सुरक्षा के नाम पर राजा ने एक कठोर निर्णय लिया। उसने तुरंत आदेश दिया कि अप्सरा को महल के एक गुप्त कमरे में बंद कर दिया जाए। यह कमरा मजबूत दीवारों और लोहे के दरवाजों से बना था, जहां से बाहर निकलना नामुमकिन था। राजा ने यह भी आदेश दिया कि कोई भी उसे सोनपरी से जुड़ी कोई बात न बताए और न ही कोई उसे बाहर की दुनिया से मिलने दे। अप्सरा ने बहुत विनती की, रोई और अपने पिता से पूछा कि उसे क्यों कैद किया जा रहा है, लेकिन राजा अपने फैसले पर अटल रहा। वह नहीं चाहता था कि उसकी बेटी जादू नगरी या सोनपरी के प्रभाव में आए। जादू नगरी से सोनपरी अपनी जादुई दृष्टि से यह सब देख रही थी। अप्सरा को कैद देखकर उसका दिल टूट गया। वह जानती थी कि अप्सरा उसके बिना कितनी अकेली महसूस कर रही होगी। उसे यह भी समझ आ गया था कि राजा रणवीर का डर अभी भी कायम है और वह अप्सरा को उससे दूर रखना चाहता है। सोनपरी
खुद सीधे महल नहीं जा सकती थी क्योंकि लोहे के कारण उसे दर्द होता था और राजा के सैनिक भी तैयार रहते थे। उसने तुरंत अपने वफादार सेवक कावा को बुलाया, जिसे उसने एक शक्तिशाली मानव रूप दिया था। सोनपरी ने कावा से कहा, कावा, तुम्हें तुरंत मानवीय नगरी के महल जाना होगा। अप्सरा खतरे में है और उसे कैद कर लिया गया है। तुम्हें उसे सुरक्षित निकालना होगा और मेरे पास लाना होगा। कावा ने सिर झुकाकर आज्ञा मानी। वह जानता था कि यह कितना जोखिम भरा काम था, लेकिन सोनपरी के प्रति उसकी वफादारी अटूट थी। उसने तुरंत महल की ओर उड़ान भरी। अंधेरे में एक परछाई की तरह गायब हो गया। सोनपरी बेचैनी से इंतजार करने लगी, यह सोचकर कि क्या कावा अप्सरा को राजा के कड़े पहरे से बचा पाएगा। कावा के जाने के बाद सोनपरी को पता था कि राजा रणवीर ने अप्सरा को बचाने के लिए कड़े इंतजाम किए होंगे। उसने अपनी जादुई शक्तियों से महल पर नजर रखी। उसने देखा कि अप्सरा को जिस कमरे में बंद किया गया था वह सिर्फ लोहे के दरवाजों से ही सुरक्षित नहीं था, बल्कि उस पर कई प्राचीन मानवीय जादुई मुहरें भी लगी थीं, जिन्हें परियों की शक्तियों को बेअसर करने के लिए बनाया गया था। ये मुहरें सोनपरी के लिए एक बड़ी चुनौती थीं। सोनपरी ने अपनी सभी शक्तियों को एकजुट किया। उसने अपनी पुरानी जादू की किताबों को खंगाला, उन रहस्यों को सुलझाने के लिए जो मानवीय जादू से जुड़े थे। उसे पता चला कि ये मुहरें केवल शारीरिक बल या परी जादू से नहीं टूट सकती। इन्हें तोड़ने के लिए ज्ञान, युक्ति और एक विशिष्ट अनुष्ठान की आवश्यकता थी। महल पहुंचकर कावा ने अपनी पूरी ताकत से दरवाजे तोड़ने की कोशिश की, लेकिन मुहरों के कारण उसे सफलता नहीं मिली। उसने देखा कि महल के अंदर सुरक्षा और भी सख्त कर दी गई थी और हर जगह रणवीर के सबसे वफादार सैनिक तैनात थे। कावा ने वापस आकर सोनपरी को सारी जानकारी दी। सोनपरी निराश नहीं हुई। उसने अपने सदियों के ज्ञान का इस्तेमाल किया। वह जानती थी कि इन मुहरों को तोड़ने का एक ही तरीका था, उन्हें मानवीय प्रेम और त्याग की शक्ति से बेअसर करना, जो स्वयं उन मुहरों को बनाने वाले जादूगरों ने ही उनके सुरक्षा तंत्र में शामिल किया था। यह विरोधाभास था, लेकिन सत्य था। सोनपरी ने एक जोखिम भरी योजना बनाई। उसने कावा को एक बार फिर महल भेजा। इस बार उसे एक खास जादुई धूल दी, जिसे उसने अपने आंसुओं से शुद्ध किया था। उसके आंसू जो अप्सरा के लिए सच्चे और निस्वार्थ प्रेम से भरे थे। सोनपरी ने कावा को यह धूल कमरे के दरवाजे पर छिड़कने का निर्देश दिया। कावा चुपचाप महल में दाखिल हुआ। उसने सैनिकों की नजरों से बचते हुए उस गुप्त कमरे के दरवाजे तक पहुंचने का जोखिम भरा सफर तय किया, जहां अप्सरा कैद थी। बड़ी मुश्किल से उसने सोनपरी द्वारा दी गई जादुई धूल को दरवाजे पर छिड़का। जैसे ही धूल लोहे के दरवाजे और मोहरों पर गिरी, एक नरम सुनहरी चमक हुई और सारी जादुई मोहरें चकनाचूर हो गईं। लोहे का दरवाजा अब एक सामान्य दरवाजा बन गया था। कावा ने धीरे से दरवाजा खोला। अंदर और दुखी बैठी थी। कावा को देखकर उसकी आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। कावा ने उसे धीरे से समझाया कि सोनपरी ने उसे बचाने के लिए भेजा है। अप्सरा बिना किसी झिझक के कावा के साथ महल से बाहर निकल गई। महल के सैनिक सचेत हो गए, लेकिन कावा ने अपनी शक्तिशाली उड़ने की क्षमता और सोनपरी द्वारा दिए गए अदृश्यता के छोटे जादू का इस्तेमाल किया। वह और अप्सरा हवा में ऐसे गायब हो गए जैसे वे कभी वहां थे ही नहीं। कुछ ही देर में वे जादू नगरी पहुंच गए, जहां सोनपरी बेचैनी से उनका इंतजार कर रही थी। अप्सरा अपने ने सोनपरी को गले लगा लिया। सोनपरी की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने अप्सरा को कसकर पकड़ लिया, यह जानकर कि उसने अपनी बेटी को वापस पा लिया है। अब जब अप्सरा सोनपरी के साथ सुरक्षित थी, अप्सरा के सोनपरी के पास पहुंचने की खबर सुनकर राजा रणवीर क्रोध से पागल हो उठा। यह न केवल उसकी बेटी का अपहरण था, बल्कि उसकी सत्ता और अभिमान पर सीधा हमला भी था। उसे लगा कि सोनपरी ने उसे अपमानित किया है। इस बार उसने आर पार की लड़ाई का फैसला किया। राजा रणवीर का गुस्सा इतना बढ़ गया था कि उसने अपना विवेक खो दिया। यादू नगरी पर आक्रमण और भीषण युद्ध योजना बनाई। राजा ने तुरंत अपनी सबसे बड़ी और शक्तिशाली सेना को इकट्ठा किया। उसने मानवीय नगरी के इतिहास में सबसे बड़ा हमला करने का आदेश दिया, जिसका लक्ष्य जादू नगरी को पूरी तरह से नष्ट करना और सोनपरी को मिटाना था। जादू नगरी के द्वार पर एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। सोनपरी ने अप्सरा को सुरक्षित स्थान पर रखा और खुद युद्ध के मैदान में उतर गई। यह सिर्फ दो राज्यों के बीच का युद्ध नहीं था, यह विश्वासघात, प्रेम और प्रतिशोध का युद्ध था। सोनपरी स्नेह का ताज ने अप्सरा के लिए अपने क्रोध को त्याग दिया था। अब उसे बचाने के लिए और अपने राज्य की रक्षा के लिए लड़ रही थी। आखिरकार सोनपरी ने अपनी बची हुई शक्ति का इस्तेमाल कर एक ऐसा जाल बुना जिससे राजा रणवीर पूरी तरह से निहत्था हो गया। वह उसे मार सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने अपने और अप्सरा के प्रति राजा के धोखे के बावजूद उसके प्रति दया दिखाई। युद्ध समाप्त हो गया। मानवीय सेना हार गई। राजा रणवीर को बंदी बना लिया गया, लेकिन सोनपरी ने उसे जीवित छोड़ दिया। उसने राजा को उसके पद से हटा दिया
और उसे सारा राज्य छोड़कर अनाथ के रूप में जीवन बिताने का आदेश दिया। राजा रणवीर, जो कभी शक्तिशाली शासक था, अब सब कुछ खो चुका था। उसे अपने अतीत की गलतियों और अपने क्रोध के परिणामों का सामना करना पड़ा। वह भटकता हुआ बिना किसी सहारे के अपने शेष दिन बिताने को मजबूर हो गया। सोनपरी ने जादू नगरी का पुनर्निर्माण किया और अप्सरा के साथ एक नया जीवन शुरू किया। दोनों राज्यों के बीच एक अनिश्चित शांति स्थापित हुई। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे YouTube अकाउंट को लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें और नई कहानी के साथ बने रहें। जय हिंद, जय भारत।